जी, संविधान पर ही चर्चा हो रही है। कुछ दिनों पहले ही एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई थी, जिसकी सुनवाई 2 जून को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े इन्होंने की। याचिका ये थी कि संविधान का जो पहला आर्टिकल है, जिसमें लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, उसको भारत की जगह, इंडिया की जगह हिंदुस्तान या भारत इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए वो याचिका दायर की गई थी। हालांकि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की। लेकिन ये जो संविधान में बदलाव की बात होती है हर वक्त, और हिंदुस्तान ये जो शब्द डालना चाहते हैं, इस पर क्या कहेंगे वामन मिश्राम जी? 26 जनवरी 1950 से लेकर 2020 तक ब्राह्मणों ने सारे देश पर कब्जा कर लिया है और ब्राह्मणों का अंकित राष्ट्र निर्माण कर चुके हैं जी। भारत को ब्राह्मणों का गुलाम राष्ट्र बना चुके हैं जी। और इसके बारे में सारे देश भर में जागरण फैल रहा है जी। इस पर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए जी। हिंदू राष्ट्र का प्रचार किया जा रहा है जी। और देश का नाम हिंदुस्तान रखने का प्रचार किया जा रहा है। जी। सारे बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस के लोग हिंदुस्तान 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 कह रहे हैं, जी। जबकि ब्राह्मणों ने लिखे हुए पुराणों में जी। ये लिखा हुआ है देश का नाम जम्बू द्वीपे भारत खंडे। जी। इसका मतलब है भारत का, ये देश का नाम जम्बू द्वीप भारत है। जी। अगर इस देश का नाम पूरी तरह से अगर बदलना ही है तो जम्बू द्वीप भारत होना चाहिए। जी। तो वो मूल निवासियों के दृष्टि से होगा। जी। मगर ब्राह्मण लोग जिसने ये केस दायर किया, हमारे पास डाटा उपलब्ध हो गया है कि वो केस दायर करने वाला आदमी आरएसएस का है। जी। और अखबार वालों ने, मीडिया वालों ने जो स्टोरी पब्लिश की राष्ट्रवाद की, किससे राष्ट्र भावना प्रज्वलित होगी। जी। कैसे होगी? हिंदुस्तान कहने से होगी? अरे इंडिया दैट इज भारत ऑलरेडी लिखा हुआ है। जी। भारत लिखा हुआ है, एक ही नाम है, दो नाम नहीं है। जी। देश के दो नाम नहीं है, एक ही है, भारत ही है। जी। इंडिया का अर्थ भारत बताया गया है, इसका मतलब एक ही है, दो नहीं है। भ्रम पैदा कर रहे हैं और चालाकी क्या कर रहे हैं कि अंग्रेजी का इंडिया हटाओ और भारत अर्थात हिंदुस्तान लिखो। बहुत चालाकी। अरे भाई, ये चालाकी समझ में नहीं आती, ये आप समझ रहे हो? ऐसा मत समझना कि समझ में नहीं आता, ये सब समझ में आता है। ये तुम इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए ये पहला स्टेप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करवाना चाहते हो। जी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान्यता नहीं दी क्योंकि संविधान सभा में इसके बहुत ठोस सबूत दिए हुए हैं जी। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा। उसको काउंटर करना इतना आसान मामला नहीं है। जी। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं जी, वो ये है कि जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, जी, वो लोग ब्राह्मण लोग हैं जी, और ब्राह्मणों ने भारत पर कब्जा किया हुआ है। इसके तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिए, इसलिए हिंदुस्तान 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 प्रचार कर रहे हैं। जी। हम लोग इस बात को भली भांति और सही तरीके से जानते हैं और सारे देश भर में इसी बात को लेकर प्रोपेगेंडा और प्रचार कर रहे हैं। इसकी वजह से उनको खतरा नजर आ रहा है। आज मैं एक खास बात बताना चाहता हूं। इस देश में जी, आरएसएस की विचारधारा के आधार पर हमारे अलावा कोई विरोध कर रहा है, ऐसा एक भी संगठन भारत में नहीं है। मैं दोबारा कहना चाहता हूं, जी, आरएसएस की एक विचारधारा है, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा की एक विचारधारा है। जी,
और आरएसएस की विचारधारा का जो विकल्प है वो केवल मात्र हमारे पास है। जी। हम विचारधारा के आधार पर उनका विरोध कर रहे हैं और हम ही कर रहे हैं और हमारे अलावा कोई नहीं कर रहा है। जो कह रहे हैं हम सेकुलर है, आरएसएस वाले कम्युनल है, तो कम्युनल सेकुलर, सेकुलर कम्युनल, ये सारा ब्राह्मणों का ही सिद्धांत है। जी। दोनों सिद्धांतों से ब्राह्मणों को ही कब्जा करने का मौका मिलता है, मिला हुआ है, भविष्य में भी मिलना चाहिए, इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। ये हम इस बात को नहीं मानते हैं, इसलिए ये बात मैं समझाना चाहता हूं, इस बात को सही तरीके से समझने की जरूरत है। दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं, वो भी बहुत अहम है, वो ये है कि जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद का जो विवाद था जी, वो विवाद जमीन के मलकियत का, मालकी हक जो है, ये इसका मलकियत यानी इस जमीन का मालिकाना हक किसका, जी, ये मूल मुद्दा था सुप्रीम कोर्ट के सामने। जी। इस हिसाब से जब ब्राह्मण इस देश के मूल निवासी नहीं है, डीएनए के अनुसार ये बात प्रूव हो गया है जी, और जब प्रूव हो गया तो ये देश के रहवासी नहीं है, रहने वाले नहीं है, मूल निवासी नहीं है, तो इस देश के भूमि के मालिक ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर घोषित किया? जी। 2001 में डीएनए का रिसर्च पब्लिश हो गया है, इसके आधार पर भी वो मालिकाना हक सिद्ध नहीं कर सकते। ये समझना जरूरी है। जहां तक एस्केवेशन हुआ है और एस्केवेशन में जो लेयर उपलब्ध हुए, जिसके बारे में विलास करात के पास ज्यादा जानकारी है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, उसके बारे में वही ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। मैं उनको अनुरोध करना चाहता हूं कि वो इसके फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर के बारे में जानकारी देकर मालिकाना हक किसका है, ये इसके आधार पर भी सिद्ध किया जा सकता है। यानी एक तो डीएनए के आधार पर भी होता है और एक इसके आधार पर भी होता है। जी, विलास करात जी। मिश्राम साहब ने सही कहा। पहला बात तो जिन लोगों ने ये इंडिया शब्द हटाकर हिंदुस्तान शब्द डाला जाए ऐसी जो याचिका दाखिल की थी जी, वो सारे लोग आरएसएस से कनेक्टेड हैं। जी। जब बाबा साहब अम्बेडकर का 125वां जन्म जयंती साल आ गया था जी, तो आरएसएस के लोगों ने प्रोपोगंडा किया कि हम भी अम्बेडकर को मानने वाले हैं और इसके लिए शताब्दी वर्ष, जी, शताब्दी वर्ष जब आया था तो उन्होंने प्रोपोगंडा किया था। जिस साल बीजेपी आरएसएस के लोगों ने बाबा साहब के नाम पर प्रोपोगंडा किया था, उसी साल उन्होंने एक किताब पब्लिश की थी, यह संविधान हमारा या अंग्रेजों का। यह पब्लिकेशन प्रभात प्रकाशन है दिल्ली से और ये आरएसएस का पब्लिकेशन है। देवेंद्र स्वरूप ये उसका लेखक है, आरएसएस का, और आरएसएस के भागवत के द्वारा इस किताब को प्रमोट किया गया, प्रचार में लाया गया जी। ये किताब में जो थ्योरी है वो थ्योरी और ये जो याचिका सेम है, कोई अंतर नहीं है। और रही इंडिया और हिंदुस्तान की बात, मेश्राम साहब ने जो सही कहा, इंडिया दैट इज भारत, बाबा साहब अम्बेडकर को पहले ही मालूम था ये ब्राह्मण लोग क्या कर सकते हैं। जी। बाबा साहब का फेमस एक कोटेशन है, रिमेंबर ब्राह्मीन्स हैव ए ब्रेन विद इन ब्रेन्स। जी। ब्राह्मण को भी 2 हाथ है, 2 कान है, नाक है, सर है, ऐसा नहीं। ब्राह्मण के दिमाग में हजारों षड्यंत्र है। तो ब्राह्मण जो है वो षड्यंत्रकारी है और वो षड्यंत्र के तहत ये कर रहा है। अब हिंदुस्तान क्यों डालना चाहता है? जब ये शब्द बन रहा था तभी ये सवाल आरएसएस के लोग खड़े कर रहे थे कि इंडिया शब्द हम हटाना चाहते। उसी समय अभी ये माधव गोलवलकर का 12 वॉल्यूम्स का उसका समग्र वाङ्मय उपलब्ध है, मैंने उसको पढ़ा जी। तो उसका नजरिया क्या है? हिंदू वो उसी समय जब संविधान बन रहा है उसी समय हिंदुस्तान का डिमांड क्यों कर रहा है? जी। गोविंद वल्लभ पंत को लेटर लिख रहे हैं माधव गोलवलकर कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि संविधान के अंदर इंडिया शब्द, भारत शब्द हटाकर हिंदुस्तान क्यों नहीं डालते हो? लिख रहे हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। उनका गुप्त पत्र व्यवहार है, भले ही मंच पर दिखाई दे रहे हम अलग अलग है, तो उसका पत्रों में जिक्र है। वो कह रहा है पंत को कि हम इंडिया या भारत शब्द को इसीलिए विरोध करते हैं
क्योंकि इसमें सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग और सभी वर्ग के लोग समाहित होते हैं। हम इस संकल्पना का विरोध करते हैं। हम हिंदुस्तान इस शब्द का इसीलिए आग्रह करते हैं ताकि ये राष्ट्र जो है एक नाम से ब्राह्मणों के वर्चस्व के अधीन रहे, यानी उसकी डिमांड ये थी जी। उस समय माधव गोलवलकर को पत्रकार ने सवाल पूछा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने किताब सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है हिंदू का मतलब गाली है, हिंदू का मतलब डाकू है, तो फिर जो आपके धार्मिक गुरु है वो गाली है, बहुत घृणित गाली है, डाकू शब्द से संबंधित है, तो आप इसका आग्रह क्यों करते हो? तो गोलवलकर ने जवाब दिया था, हंसी मजाक में जवाब दिया था, वो छूटना चाहता था, सवाल बहुत कठिन था, तो उसने कहा मैं कोई इतिहास तज्ञ नहीं हूं जी। यानी वो स्वामी दयानंद सरस्वती को गलत भी नहीं कह रहा है, तो कह रहा है मैं कोई इतिहास तज्ञ नहीं हूं, मगर हिंदू शब्द प्रचलन में आ गया है इसीलिए इस शब्द को स्वीकार करना पड़ रहा है, यानी ये पत्रकार को जवाब दिया जी। और वो जो आरएसएस के संघ वर्ग होते थे, प्रशिक्षण वर्ग होते थे, उसमें उसने कई संघ वर्गों में शुरुआती में ये कहा, उसके समग्र वाङ्मय में इस बात का जिक्र है, वो खुद कहता है कि ऋग्वेद में हिंदू शब्द नहीं मिलता। माधव गोलवलकर खुद कह रहे ऋग्वेद जो ब्राह्मण उसको प्राचीन ग्रंथ बोलते हैं, धर्म ग्रंथ बोलते हैं, शूद्रों को पढ़ने के लिए मना बोलते हैं, उस ग्रंथ में बोल रहे हैं कि हिंदू शब्द नहीं मिलता, मगर वो दलील दे रहा है क्या हिंदू शब्द नहीं मिलता इसलिए क्या भारत में हिंदू नहीं होंगे? जब हिंदू शब्द ही नहीं है, ऋग्वेद में नहीं है, रामायण में नहीं है, महाभारत में नहीं है, गीता में नहीं है, पुराण में नहीं है, और ये पर्शियन वर्ड है जिसका सीधा मीनिंग आज भी जाओ पर्शियन डिक्शनरी में, गूगल पे भी आपको मिलेगा, हिंदू का मतलब चोर, काला डाकू, काला गुलाम, और एक मीनिंग बताया बास्टर्ड, बास्टर्ड यानी नाजायज। तो ब्राह्मण लोगों का षड्यंत्र है कि हिंदू के नाम पर एससी एसटी ओबीसी को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। मैं इस संदर्भ में देखता हूँ कि अमेरिका में जन विद्रोह हो गया है, लॉकडाउन अमेरिका में भी है, तो जन विद्रोह की भावना भारत में भी हो सकती है, क्योंकि भारत के लोगों को तड़पाया, अपर कास्ट लोगों को फॉरेन में एरोप्लेन लेकर मंगवाया और भारत की जनता को पैदल पैदल घूमना पड़ा, किसानों को मरना पड़ा, बेरोजगारी में सड़ रहे हैं, तो सरकार को लगा कि भारत में भी जन विद्रोह हो सकता है, इसलिए एक एजेंडे के तहत, एक प्लानिंग के तहत लोगों को जन विद्रोह की भावना से रोकने के लिए मुझे लगता है ये एक याचिका बीजेपी के आरएसएस के लोगों ने डाली थी। दूसरा मामला जो मेश्राम साहब ने कहा कि लेयर वाला मामला जी, वो लोग कैलकुलेट करके 12वीं शताब्दी का ही मामला उठा रहे। अरे मीर बाकी ने 1527 में मस्जिद बनाई, ऐसा उनका कहना है जी। और जो आखिरी राजा गोविंद चंद्र राजा, उसकी पत्नी कुमार देवी, इनको मंदिर के निर्माता बता रहे। अब वो जो उत्खनन हुआ 2003 में, उसके लेयर है, ये ऊपर का ढांचा मुगल कालीन है जी, उसके नीचे का ढांचा गुप्त कालीन है, उसके नीचे का ढांचा कुषाण कालीन है, और आखिरी जो लेयर है वो सम्राट अशोक का मौर्य कालीन है। अगर मालिकाना हक का अगर सवाल आ जाए निष्पक्षता से, तो मौर्य लोगों की विरासत है, ये मानकर ये बुद्धिस्ट मैनेजमेंट से ये जुडिशरी को घोषित करना चाहिए था, तब मान सकते थे कि ये संविधान को मानने वाले लोग हैं, न्याय का जो सिद्धांत है उसको मानने वाले लोग हैं। ये मूलतः धोखा किया गया है। 250 पन्ने जो 1150 पेज का जो जजमेंट है, उसमें 250 पन्ने मालिक कौन है इस पर डिबेट चलाई। एक्सपर्ट जज है जो धवन, उसका विरोध कर रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप मिथ्या बातों को हिस्ट्री का आधार नहीं बना सकते हो। तो उन्होंने कहा राम ही लीगल पर्सन है, राम ही इसका मालिक है। अरे आरएसएस बीजेपी के लोगों ने मीडिया के सामने आकर प्रचार किया कि हम कहाँ केस लड़ रहे हैं, खुद राम ही केस लड़ रहे हैं, बस हम उनके सहायक बने हुए हैं। तो ये सारा का सारा जो गेम है, बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात मुझे याद आती है। ये बात ब्राह्मणों को भली भांति मालूम है, भारत का इतिहास कोई और इतिहास नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म
बनाम ब्राह्मण धर्म का चला रहा लगातार जो संघर्ष है, यही भारत का वास्तविक इतिहास है। बाबा साहब ने वाराणसी में ये बात कही थी, ब्राह्मणों के गढ़ में जाकर बात कही थी, और वहां जाकर ये भी कहा था कि ये वर्तमान अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग कोई और नहीं है, नागवंशी लोग हैं। ब्राह्मणों ने इनको गुमराह किया है, इनके वंशों के खिलाफ इन्होंने जो काम किया, उनके धर्म ग्रंथ में उस बात का जिक्र है। और ये जो मुसलमान है, वर्तमान के मुसलमान, ये पूर्वाश्रमी के बुद्धिस्ट लोग थे। जब बौद्ध धर्म को खत्म किया, तब ये बुद्धिस्ट लोग इस्लाम में कुछ दाखिल हुए और बाकी लोगों को हिंदू के नाम पर गुलाम बना के रखा हुआ है। और इस लड़ाई से वो पुराना जो संघर्ष है, देशी बनाम विदेशी, मूल निवासी विरुद्ध विदेशी लोगों का जो संघर्ष है, नाग विरोधी वैदिकों का जो संघर्ष है, मैं मान रहा हूं वो सामने आ गया है, और इसीलिए ब्राह्मण बौखला गए। जी संकेत जी, जी डीएनए के संबंध में मैं अपनी बात कह चुका हूँ जी। इसलिए इस कार्यक्रम का समापन किया जाना चाहिए। विलास जी को अवसर है डीएनए के बारे में, अगर वो संक्षिप्त में कुछ कहना चाहे। जी 2001 में डीएनए रिसर्च पब्लिश हुआ और टाइम्स ऑफ इंडिया का पत्रकार को यहाँ के ब्राह्मण लोगों ने वहाँ वाशिंगटन भेजा इंटरव्यू लेने के लिए। उनको मालूम हो गया कि वो इंटरनेशनल लेवल पर प्रकाशित होने वाला है, तो वहाँ जाकर उसने उसका इंटरव्यू लिया और उसकी आधार बनाकर 21 मई 2001 को वो डीएनए रिसर्च की खबर पब्लिश हो गई। जी उस डीएनए रिसर्च में ब्राह्मण विदेशी है ये तो प्रमाणित कर दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का डीएनए आपस में मिलता है, मगर उन ब्राह्मणों की औरतों का डीएनए भारत की लोगों से मिलता है, मगर उनके लोगों से नहीं मिलता। ये इसके ऊपर भी बहुत बड़ा रहस्य उन्होंने उजागर किया कि ब्राह्मणों की औरतों का डीएनए ब्राह्मणों के साथ न मिलते हुए उनका भारतीय स्त्री पुरुषों के साथ उनका डीएनए क्यों मिलता है। तो उन्होंने ये रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहा, ब्राह्मण आक्रांता थे और वो जब यहाँ आए तो साथ में औरतों को लेकर नहीं आए थे। एक सच बता दिया। दूसरा सच बताते हुए उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने यहाँ आने के बाद यहाँ के लोगों को डिवाइड किया वर्णा में। बाबा साहब अम्बेडकर भी 1916 में एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट में बोलते हैं कि ब्राह्मणों ने जातियों का निर्माण करने के लिए महिलाओं का हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर की 1916 की बात और 2021 के डीएनए की बात ये प्रूव होती है कि ब्राह्मणों ने वर्णा सिस्टम और जाति सिस्टम क्यों बनाई, क्योंकि वो अपना विदेशीपन छुपाने के लिए और ये लोग कभी भविष्य में इकट्ठा ना हो, इसलिए उनको डिवाइड करने के लिए किया। 2018 में 117 लोगों का डीएनए रिसर्च पब्लिश हुआ अगस्त महीने में, और इंटरनेशनल लेवल पर द साइंस नामक जर्नल में पब्लिश हुआ। इस रिपोर्ट में 117 डीएनए साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि ब्राह्मणों का भारत में आने का पीरियड ईसा पूर्व 2000, यानी आज से 4000 वर्ष पहले वो भारत में आए, और उन्होंने ईसा पूर्व 2000 से लेकर 1700 इस पीरियड में इंडस सिविलाइजेशन पर हमला किया और यहाँ के लोगों का नरसंहार करके, हत्याकांड करके इस देश पर कब्जा किया। फिर आया सितंबर महीना 2019 में जो जजमेंट आया, ये तारीखों का अगर ध्यान में देखते हो, सितंबर महीने में डीएनए रिपोर्ट, राखी गढ़ी का डीएनए रिपोर्ट आया, और कुछ महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट का जो बाबरी मस्जिद का विवाद है इस पर जजमेंट आया। इस राखी गढ़ी के डीएनए का सारांश ये है कि ब्राह्मणों का डीएनए राखी गढ़ी के कंकाल में नहीं मिला, बल्कि उनका डीएनए स्टेपे यूरेशियन पैस्टोरलिस्ट प्रांत के लोगों से मिला। यानी ब्राह्मणों का डीएनए ये यूरेशियन लोगों का डीएनए है, ये बात राखी गढ़ी प्रूव करता है। और ब्राह्मण लोग आक्रांता थे, विदेशी थे, आक्रमणकारी थे, हिंसक थे, ये बात भी प्रूव करता है। राखी गढ़ी के कंकाल में ब्राह्मणों का डीएनए क्यों नहीं मिला, क्योंकि ब्राह्मण उस समय भारत में आए नहीं थे। राखी गढ़ी के कंकाल का डीएनए का पीरियड है ईसा पूर्व 2700 यानी 2700, आज से 4700 वर्ष पहले, और ब्राह्मणों का भारत में आने का पीरियड आज से 4000 वर्ष पहले, यानी ईसा पूर्व 2000 वर्ष में वो आए।
अब ये डीएनए प्रूव करता है ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मणों के डीएनए का नाम है R1A1, ये उनके डीएनए का नाम है। और भारत के लोगों का डीएनए का नाम है L3MN। भारत के मूल निवासी लोगों का डीएनए ग्रुप का नाम है L3MN। ये दोनों विरुद्ध डीएनए के लोग हैं। तो डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी होने के कारण उनको भारत के किसी भी जगह पर 1 इंच पर भी दावा करने का अधिकार नहीं है। डीएनए के आधार पर भी ब्राह्मणों को साकेत पर या भारत के किसी भी भूभाग पर कब्जा करने का वैधानिक अधिकार नहीं है, क्योंकि डीएनए ने प्रूव कर दिया ब्राह्मण विदेशी है और भारत के अंदर विरासत जो नष्ट की जा रही है वो मूल निवासी बहुजनों की विरासत है। इसलिए साकेत मुक्ति आंदोलन शुरू हो गया है। ये साकेत मुक्ति आंदोलन ये मौर्यों की मूल निवासी बहुजनों की विरासत बचाने का आंदोलन है और इस आंदोलन के साथ सभी मूल निवासी बहुजनों को काफी भारी तादाद में जुड़ रहे हैं। भिक्षु संघ भी जुड़ रहे हैं, शाक्य सैनिक कुर्मी लोग भी इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं, यादव लोग भी जुड़ रहे हैं। हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। संकेत जी जी अभी जो ब्राह्मण है वो भारतीय नहीं है जी, भारत के भूमि की 1 इंच भूमि भी उनकी नहीं है जी। इसलिए चाइना वाले जब किलोमीटरों में, इंच में नहीं किलोमीटरों में जब जमीन कब्जा कर रहे हैं अभी अभी जी जी, तब भी उनका राष्ट्रवाद जो है, सब राष्ट्रवाद जो है ना आरएसएस वालों का, जी। पोंगा पंडित वाला राष्ट्रवाद है जी। तो उनको अगर वो यहाँ की जमीन के मालिकाना हक वाले लोग होते तो जी। 1 इंच भी जमीन अगर चाइना वाले करते तो उनको वो बर्दाश्त सबक नहीं सिखाते जी। सबक सिखाते। जी अगर देश हमारे कब्जे में होता तो फिर वो चाइना वाले वो 1 इंच जमीन कैसे कब्जा करते हम देख लेते जी। मगर ऐसे लोगों के नियंत्रण में है जो भारत के मूल निवासी नहीं है और जिनको इस भूमि के ऊपर कोई यकीन नहीं, विश्वास नहीं है, इसलिए चाइना वाले कब्जा कर रहे हैं। चाइना वालों को भी मालूम है ये लोग देश का चलाने वाले लोग हैं, भारतीय नहीं है। तो ये बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर देता हूँ जी कि इन लोगों का 1 इंच जमीन पर भी कोई अधिकार नहीं है। जी जी। साकेत तो बहुत दूर की बात है, साकेत तो बहुत लंबी चौड़ी जमीन है जी, 70 एकड़ की जमीन। हाँ। जी जी। तो लगभग सभी सवालों के जो आरोप वामन मेश्राम और विलास खरात इन पर हुए थे, उन सभी सवालों के, उन सभी आरोपों का उन्होंने खंडन किया है, जवाब दिया है। और ये साकेत मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है इसको भी बड़ी मात्रा में लोगों का समर्थन मिल रहा है। हम MNTV की तरफ से सभी लोगों को ये गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप भी इस आंदोलन में जुड़िए और बहुजन समाज की जो विरासत है उसे बचाने के लिए साथ सहयोग करें और इस आंदोलन में शामिल हो जाए। इन दोनों मान्यवरों का आभार व्यक्त करते हैं और ये कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।